आप सभी सृजनशील साथियों को नमस्कार। और तमाम रचना भावक गण जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, इन दिनों हम लोग जानी मानी और वरिष्ठ रचनाकार मृदुला गर्ग जी पर एकाग्र कर रहे हैं। आज इस एकाग्र की 7वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ चर्चित लेखक संपादक महेश दर्पण जी जुड़े हुए हैं। महेश दर्पण मित्रों एक ऐसे नाम है, अगर हम मृदुला गर्ग के विशेष संदर्भ में बात करें तो उनकी कई कई रचनाओं पर दशकों से लिखते आ रहे हैं। एक ऐसे भावक, एक ऐसे आलोचक, एक ऐसे लेखक। उन्होंने उनके उपन्यासों पर लिखा, अनित्य पर, कठगुलाब पर, उनकी कहानियों पर भी उनके आलेख पुस्तकों में संकलित हैं। और जब स्वयं महेश दर्पण जी ने स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी कोश का संपादन किया तो उसमें भी मृदुला गर्ग की कहानी को रखा। और इसी तरह 20वीं शताब्दी की हिंदी कहानियां ग्रंथ का जब महेश दर्पण संपादन कर रहे थे तो उसमें भी मृदुला गर्ग की कहानी संकलित है। कहने का अर्थ यह कि किस तरह से एक लेखक दूसरे लेखक की रचनाओं के साथ कितनी संजीदगी के साथ जुड़ा हुआ है, कितने मन के साथ उस कथा दुनिया में जब तब डुबकियां लगाता रहा है। ऐसे में आज की इस कड़ी में महेश दर्पण जी मृदुला गर्ग की कहानियों पर बात करेंगे, मगर इतना ही कहना उचित नहीं होगा। वे उन पर खास तौर से बात करेंगे, मगर उसके अतिरिक्त जब तब उनके उपन्यासों पर भी कुछ चर्चा हो सकती है और मृदुला गर्ग जी के साथ उनकी किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं वे हमसे साझा करेंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग सीधे महेश दर्पण जी के पास चलते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप मृदुला गर्ग जी पर अपनी बात रखें, उनकी कहानियों के बाबत, उनकी कुछ अन्य कृतियों को लेकर, जैसा आप चाहें। और अच्छा यह भी होगा कि हम आपके द्वारा उन प्रसंगों को भी जान सकें जिसमें मृदुला जी जुड़ी हुई हैं, उन साहित्यिक सांस्कृतिक परिघटनाओं का भी एक कहीं ना कहीं उस दौर में हम लोग आपके साथ चले। आदरणीय महेश दर्पण जी। धन्यवाद अर्पण जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने मंजुल भगत जी के बाद मेरी जानकारी में ये एक ऐसा बड़ा आयोजन किया है जिसमें हम अपने समय की एक समर्थ रचनाकार पर सिलसिलेवार बातचीत कर सकते हैं। मृदुला गर्ग कोई सामान्य रचनाकार नहीं है। उन पर बात करना अपने समय पर बात करना है। सच बात तो यह है कि मैंने अपने ग्रेजुएशन काल से ही मृदुला गर्ग की कहानियों को पढ़ना शुरू कर दिया था। जब मैं दिल्ली आया और एमए करने के बाद श्रीकांत वर्मा सलाहकार संपादक हुआ करते थे सूर्या पत्रिका के, और जगदीश गुप्त के दामाद माधवकांत मिश्र उसके संपादक थे। तो मैं उस पत्रिका में फ्रीलांसिंग किया करता था। और उसी दौरान एक दिन मेनका गांधी ने मुझसे कहा कि महेश, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। मैंने सूर्या पत्रिका में नौकरी शुरू कर दी। हालांकि मेरे लिए यह कुछ घाटे का सौदा था, क्योंकि
फ्रीलांसिंग से मैं ज्यादा कमा लेता था और एक वेतन के तौर पर मुझे कम राशि वहां मिली। लेकिन सुखद ये था कि श्रीकांत जी से हफ्ते में 3-4 बार मिलना होता था। उनके घर पर शाम के वक्त हम जाया करते थे और मुझे याद है कि इन प्रसंगों को सुनाने का कारण आपको बता दूं कि अनित्य उपन्यास मृदुला जी का उन दिनों आया और उस उपन्यास को पढ़कर मैंने एक दिन श्रीकांत जी से कहा कि इस पर हमारे यहाँ समीक्षा जानी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत हामी भरी और कहा कि ये एक सुपरिचित नाम है, इस पर तो जाना ही चाहिए। मैंने उन पर लिखा, वो सूर्या में प्रकाशित हुआ और अनित्य पर एक बातचीत की शुरुआत हुई। वो अनित्य पर प्रकाशित प्रारंभिक समीक्षाओं में से एक थी। लेकिन आपको बताऊं कि इसी बीच एक काम और हुआ था। इटारसी से एक पत्रिका निकला करती थी, पुनश्च, और पुनश्च का महिला कथाकार अंक आया। महिला कथाकार जो टैग था, मृदुला जी को उससे आपत्ति थी। आज सोचता हूं तो उनकी आपत्ति जायज थी, क्योंकि लेखन को आप इस तरह खानों में नहीं बांट सकते। भले ही आज स्त्री विमर्श का डंका बज रहा हो और हर व्यक्ति अपने आप को विमेन डिस्कोर्स का मास्टर बताता हो, लेकिन सच ये है कि रचना का कोई सेक्स नहीं होता और मृदुला जी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। दिनेश जी उनके बेहद आत्मीय थे, जो पुनश्च पत्रिका के संपादक थे। हालांकि बाद में मृदुला जी पर अंक भी उन्होंने एक निकाला और वो काफी चर्चित हुआ। मृदुला जी पर उन्होंने कई पुस्तकें भी संपादित की और जैसी मेरी जानकारी है, हाल ही में वो एक मृदुला गर्ग एक शिनाख्त पुस्तक के संपादन में लगे हैं, जो जल्द ही आने को है। तब उस पुस्तक से और पिछले करीब 4 दशकों में कुछ पुस्तकों में मृदुला जी पर मेरे लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उनकी कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर और उनसे हुई मुलाकातों का, उनके प्रसंगों का एक अंतहीन सिलसिला है। जब जब उन्हें देखा, जब जब उनसे मिले, जब जब उनसे बातें हुई, आत्मीयता के घेरे में भी, औपचारिकता के संदर्भ में भी, किसी आयोजन विशेष में भी या हंस के आयोजनों में भी, मैंने ये पाया कि जिसे कहते हैं ना ठसक, रचनाकार की ठसक, वो हिंदी में कृष्णा सोपती से शुरू हुई और उसके बाद उस तरह की ठसक देखने को मिली मृदुला गर्ग में। वो अपनी बात की पक्की हैं, अपने शब्द पर अडिग हैं और अपनी रचना को किसी फैशन परस्ती में बांधने में यकीन नहीं रखती। मित्रों, मैंने उन्हें कई बार सुना है, अनेक बार उनसे मुलाकातें हुई हैं, लोगों का लिखा उन पर पढ़ा है और उन पर संपादित अनेक ग्रंथ देखे हैं। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए आप देखिए कि ये बड़ा इत्तेफाक नहीं कहा जाना चाहिए कि हिंदी की बहुत कम उन लेखिकाओं में से मृदुला जी हैं जिनका पहला कहानी संग्रह और पहला उपन्यास एक ही वर्ष में आता है। और ये वर्ष
हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है 1975। कितनी कैदें कहानी संग्रह और उसके हिस्से की धूप उपन्यास। ये उम्र के चौथे दशक के उत्तरार्ध में एक रचनाकार की ऐसी आमद थी जिसमें हमने ये पाया कि परंपराओं से अलग होते हुए कुछ नवीन रचते हुए एक रचनाकार ने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि जैनेन्द्र जी को भी गौर से देखना पड़ा कि मृदुला गर्ग के लेखन का अर्थ क्या है। राजेंद्र यादव और कमलेश्वर को भी समझना पड़ा कि ये कृष्णा सोपती, उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी के बाद एक ऐसी आमद है जिस पर गौर करना होगा। मैं उनकी कहानी रुकावट की अगर बात करूं तो ये 1970 के आसपास आई थी, 70-71, और उनकी एक कहानी अवकाश 1972 में लिखी गई। ये मृदुला जी का प्रारंभिक चरण है। लेकिन अब जबकि उनके संपूर्ण कहानियों के संकलन आ गए हैं और वो हिंदी कहानी के इतिहास में एक ऐसी जगह बना चुकी हैं जहां बगैर उनके न तो हिंदी कहानी का इतिहास लिखा जा सकता है, न हिंदी कहानी की कोई किताब संपादित की जा सकती है। इसीलिए मित्रों, जब मैंने सचिन प्रकाशन से प्रकाशित होने वाला स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी कोश 2 भागों में संपादित किया था, तब भी मृदुला जी की कहानी ली थी, और उसके बाद सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित 20वीं शताब्दी की हिंदी कहानियां, जो 12 खंडों में एक ग्रंथमाला थी, उसमें भी मृदुला जी की कहानी को जगह देना अनिवार्य मुझे लगा। मैंने ये भी पाया कि अपने समय के जितने महत्वपूर्ण संकलन कहानियों के आए, वो राजेंद्र यादव ने संपादित किए हों, वो कमलेश्वर जी ने संपादित किए हों, या कुछ अन्य संपादकों के जरिए पुस्तकें आई हों, मृदुला गर्ग के बगैर उस समय का कोई कहानी संकलन संपन्न नहीं होता। अब सवाल ये है कि उनका जो कहानी का अब तक का संसार है, उसमें टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, जूते का जोड़, गोभी का तोड़, छत पर दस्तक, और आप चलते चले जाइए, अब तक उनका रचना क्रम बना हुआ है। उम्र के 8 दशक पूरे होने के बावजूद वो रचनारत हैं, सचेत लेखन कर रही हैं, और उनके टिप्पणीकार का स्वरूप, स्तंभकार का स्वरूप जो लोग जानते हैं, जो कटाक्ष में लोगों ने देखा है, वो समझ सकते हैं कि उनके विचार का दायरा कितना विस्तृत है। यही उन्हें एक सचेत, विवेकशील रचनाकार के रूप में स्थापित भी करता है। उनके अनेक संग्रह, जिनमें प्रतिनिधि कहानियां, कथा यात्रा, संपूर्ण कहानियां और अनेक ऐसे संग्रह आए हैं जिसमें उनकी प्रतिनिधि, प्रमुख या लोकप्रिय कहानियों का प्रकाशन हुआ है। ये 70 से अब तक की उनकी कथा यात्रा का लेखा जोखा है, जिसमें उपन्यास मैं इसलिए नहीं गिना रहा हूं कि मैं कहानी पर बात कर रहा हूं।
गो कि उनके उपन्यास अपने आप में बेहद चर्चित, विवादास्पद, लोकप्रिय और पठनीयता लिए हिंदी उपन्यास के इतिहास को भी समृद्ध करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि कृष्णा सोपती, उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी के बाद मृदुला गर्ग ने अपनी कहानी की एक सचेष्ट और अलग जगह बनाई। तो ऐसा कैसे हुआ? मित्रों, यह निरंतर और स्तरीय कहानी लेखन के जरिए संभव। मृदुला जी नई कहानी के दौर के बाद जिन रचनाकारों ने अपनी शुरुआती कहानियों से ही एक नई पहचान अर्जित कर ली थी, उस पंक्ति में आती है। हरी बिंदी और कितनी कैदें सरीखी उनकी कहानियां मृदुला जी को एक नई पहचान तो दे ही सकी, लेकिन कहानी को लेकर वो खुद जब संगति और विसंगति जैसे 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक की भूमिका में कहती हैं कि जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने लिखना शुरू किया 60 के बाद, जब कई परंपराएं लौट लौट कर आ चुकी थीं और आ आकर लौट चुकी थी। इसलिए मेरी स्मृति या अवचेतन पर सभी की छाप रही होगी। किसी एक पुख्ता गैर लचीली विचारधारा ने अलबत्ता मुझे गिरफ्त में नहीं लिया। इसलिए मेरे मन में बराबर यह सवाल उठता रहा कि संगति या विसंगति की जो भी राह जिस किसी ने पकड़ी, वह सायास थी या नहीं। यह विचारधारा के तहत थी या लेखक का अपना स्वभाव, संस्कार व घटित जीवन ही ऐसा था कि अनायास वह राह पकड़ ली गई। अब ये कथाकार का सोचना, सचेत होकर के सोचना और कथा में साहसिक प्रयोग करना मनोवैज्ञानिक समझ के साथ। आप उनकी कितनी कैदें कहानी को लें, मृत्युबोध की यह कहानी बताती है कि इसका नायक मनोज एक आत्म केंद्रित चरित्र है। वह खुद से बाहर नहीं निकल पाता, कुछ देख सुन नहीं पाता, जबकि उसकी जो नायिका है मीना, उसे मिले अनुभवों ने, कुछ ऐसे अनुभव हुए थे जिन्होंने उसे अवसादग्रस्त कर दिया है। यह विवाह से पूर्व की स्थिति के अनुभव हैं और बाद के दृश्य जहां उसका पति उसके साथ है, वो लिफ्ट में फंसकर मृत्यु के भय से एक पुरुष के कमजोर होने को सामने रखती हैं। स्त्री मृत्यु को करीब देखती है, बंद होती लिफ्ट में, रुक जाती लिफ्ट में, तो वो अतीत से मुक्ति की राह खोजने लगती है। ये एक विचित्र जीवन के भीतर से उभर कर आई स्थिति है जिसे रचनाकार ने बड़ी बारीकी से पकड़ा है। यह एक ऐसा एहसास है जो नायिका में शक्ति पैदा करता है। वो मुक्त हो जाने को आतुर हो उठती है। स्त्री का साहस और पुरुष का डर यह देखते ही बनता है और दोनों के संवाद याद रह जाते हैं। एक संवाद देखिए, मरने से पहले एक बार तुम मुझे प्यार करो, मैं भी करूं, बिना किसी दहशत, जबरदस्ती या डर के। तब मैं कह सकूंगी
मैं प्यार करती हूं। नष्ट होने से पूर्व का एहसास कहानी में करीने से खुलता है। प्यार के लिए बनी एक औरत और वह एक पुरुष। और इस कथा के जो अंतिम संवाद हैं वो बड़े अर्थवान संवाद। लगता है लिफ्ट की ही नहीं, जिंदगी की कैद से निकल आई हूं। ये मीना का संवाद। पर पुरुष जो सोच रहा है, अब सवाल मौत का नहीं, जिंदगी का है। क्या इस औरत के साथ जी सकूंगा? ये आदमी के भीतर झांकने वाली कहानियां हैं। कहानी यही नहीं कहती। यहां तक पहुंचते पहुंचते एक प्रक्रिया से गुजरती है कहानी। ये विचार की प्रक्रिया है। इसमें पुरुष प्रश्न है, तो ये सच है हर औरत बलात्कार चाहती है? स्त्री का उत्तर आता है, नहीं, हर औरत पर बलात्कार होता जरूर है, पर चाहती नहीं। चाहता तो पुरुष भी नहीं, पर वह मिलना क्या इतना आसान है? दोनों हृदय की गहराई से प्यार चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के हिस्से यही आता है जिसे बलात्कार कहना उचित है। इससे भी पूर्व नायक नायिका के संवाद में मीना के माध्यम से ये सच सामने हो आता है कि मेरा शरीर जानता ही नहीं था प्यार क्या होता है। जानता था तो बस चोट, दहशत और घुटन, वही हरदम मुझे महसूस होती थी। स्त्री पुरुष को उनके मानस के साथ समझने की ऐसी संयुक्त चेष्टा कभी नहीं हुई थी। ये गौर करने वाली बात है कि ये भाषा और ये तरीका हिंदी कहानी में आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। मृदुला जी की प्रारंभिक रचनाओं में सर्वाधिक चर्चित कहानी रही है हरी बिंदी। पति की अनुपस्थिति में स्त्री का अपना एक दिन है यह रचना। ऐसा दिन जिसे वह अपनी मर्जी से जीती है, बगैर किसी दबाव के। अनायास यहां उसे घर से बाहर निकलने पर ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता है जो यह नहीं जानना चाहता कि उसके पति हैं या नहीं, और हैं तो क्या काम करते हैं। हाँ, हरी बिंदी जरूर उसे आकर्षक लगती है, जिसके लिए उसका पति राजन होता तो कहता, नीले पर हरा क्या तुक है। अपनी प्रतिछाया को जवान निकाल कर चिढ़ाती कथानायिका का यह कहना कि तुक की क्या तुक है, कहानी पूरी हो जाने पर भी साथ रह जाता है। बगैर किसी स्त्रीवादी विचार के शोर शराबे के यह कहानी अपनी बात पूरे सामर्थ्य के साथ कह जाती है कि स्त्री को भी एक व्यक्ति क्यों नहीं माना जाता, वही अनुकूलित क्यों होती रहे पुरुष के लिए। जाहिर है यह रचना के टेक्स्ट के बाहर उपलब्ध उसका एक पाठ है। मनुष्य के विभाजित व्यक्तित्व को सामने रखना हो या आडंबर के पीछे की सच्चाई को उजागर करना, मध्यवर्गीय जीवन की विवशता को सामने रखना हो या पारदर्शी विश्वसनीयता को बनाए रखने की ललक, मृदुला गर्ग का कथाकार हर जगह सन्नद्ध नजर आता है। विचल में मध्यवर्ग का ढोंग बड़ी सहजता से उजागर हुआ है। अलका जीजी के रहते जो घर बड़ा खुलापन लिए था, वही सरोज और निखिल के आते ही सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। यही नहीं,
व्यवहार का आडंबर भी जैसे स्वतः एक्सपोज होता चला जाता है। सधी भाषा में संवाद न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि स्थितियों की ऊपरी परत को उघाड़ते भी चलते हैं। नरेटर का काम ऐसे में बहुत कम और संकेत भर देने का रह जाता है। यहाँ एक व्यक्ति की ख्वाहिश का प्रश्न परिवार को परेशान कर देता है, क्योंकि वह निर्देशों पर चलना नहीं चाहती, पर इंसान जो चाहता है उसे पाकर वहां भी क्या सुकून मिल पाता है उसे? विनीता का वैवाहिक जीवन इसका प्रमाण है। आप चकरघिन्नी कहानी को याद कीजिए। बगैर किसी विशेष टीम टाम के संवादों व स्थितियों में कहानी अपना संदेश दे जाती है। एक कहानी क्षुधा पूर्ति है। ये स्त्रियों के बीच फंसे रहकर स्त्री को स्त्री की कहानी ही लिखनी है। मृदुला का रचना संसार सिर्फ वही नहीं है, वो उससे बाहर निकलकर क्षुधा पूर्ति जैसी कहानी लिखती हैं और बताती हैं कि कहानी का जो पेटू चरित्र है उसे आप भूल नहीं सकते। यथार्थ ने फंतासी का यहाँ एक अद्भुत मेल कराया है। कथा चरित्र के मानस को कहानी इस तरह से पकड़ती है कि हम उसके साथ साथ सोचने पर विवश हो जाते हैं। कितनी मजेदार बात है, ये लोग हजारों रुपया माहवार कमाते हैं, गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है, यहां तक कि एयर कंडीशनर भी है, पर उसका पेट ये नहीं भर सकते। उसे महसूस हुआ वह एक बहुत बड़ी हस्ती है, दुनिया भर में ढूंढने पर भी उतना बड़ा आदमी नहीं मिलेगा जो उसे भरपेट खिला सके। भूख को लेकर कहानी में ऐसा कथा प्रयोग है यह, जो दोनों छोरों से विचार करता है। कहानी के अंत तक आते आते प्रारंभिक अंश की स्मृति हो आती है, जहां इस चरित्र का शुरुआती परिचय मिलता है। उसके लिए भरपेट खाना असंभव था, क्योंकि वह चाहे जितना खा ले उसका पेट नहीं भरता था। जिस तरह कथांत में उसका पेट भरता है, वह प्राणलेवा तो साबित होना ही था। कथा में विचार की यह अपनी तरह की बुनावट है। ये बुनावट भी आपको इससे पहले कम मिलेगी। दुनिया के इस कायदे की खूब खबर लेती है कथाकार कि औरत आदमी के बगैर रह जाती है, आदमी औरत के बगैर नहीं रह सकता। दुनिया का कायदा शीर्षक एक कहानी है मृदुला जी की, जिसमें उन्होंने ये काम बखूबी किया है। इसके पहले भाग में यह काम स्त्रियों के दिमाग को एक्सपोज करके किया जाता है और दूसरे भाग में पुरुष नायिका का पति के व्यवहार को दिखाकर। सुनील का जवाब सभ्य समाज की कलई अनजाने ही खोल जाता है। क्या जवाब है? सभ्य समाज का यही कायदा है। खरीद फरोख्त, नौकरी पेशा, सब खाने की मेज के इर्द गिर्द शराब का गिलास हाथ में लेकर तय होते हैं। मेहता से मेरा एक काम अटका पड़ा है। इस कहानी का उत्तरार्ध जहां पुरुष की स्त्री को वस्तु समझने वाली मानसिकता को सामने रखता है, वहीं उसकी इस्तेमालिया राजनीति भी बेनकाब होने से बच नहीं पाती। मिस लोला प्रसंग तो इस पूरे समाज की असलियत को ही सामने रख देता है। एक कहानी है टुकड़ा टुकड़ा आदमी। इस कहानी में खंडित व्यक्तित्व की पहचान के साथ ही आधुनिक जीवन के दबाव भी बड़े खूबसूरती से सामने आते हैं। सुबोध कुमार के कई रूप यहां क्रमशः सामने आते हैं। मजदूरों के बीच बेलापुर सीमेंट फैक्ट्री के चेयरमैन और प्रभा के साथ
एकदम अलग व्यक्ति। लेकिन यह कहानी सिर्फ व्यक्ति की नहीं, उस समाज की भी है जो भरपूर श्रम करने के बावजूद कुछ अर्जित नहीं कर पाता। कथा में कंट्रास्ट देखना हो तो यह कहानी पूरे वेग से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। बहुत चुपके से दोनों वर्गों में स्त्री की स्थिति भी यहाँ खुलती चली जाती है। साथ ही याद हो आता है संगति विसंगति की भूमिका का वह अंश भी, जहाँ लेखिका यह स्वीकार करती है कि जीवन में मिले धक्कों ने अंततः संयोग व अनायास घटित होते प्रकरणों की प्रबलता को स्वीकार करवाकर छोड़ा। ये जो मनुष्य की अपनी सोच को सही समझने की प्रवृत्ति है, कहानी दो सोचों का टकराव भी अपने तरीके से पेश करती है। आप जरा सुबोध और प्रभा का संवाद देखें। जानती हो, कुछ ठहर कर उसने कहा, मुझे यह पैसा काटने को दौड़ता है, शर्म महसूस होती है इससे। पैसा इस्तेमाल के लिए होता है, साधन होता है, उससे सुख नहीं मिलता। क्या तुम यह नहीं समझ सकती? मैं शांति चाहता हूं, हमदर्दी चाहता हूं, लोगों से, प्रकृति से, पैसा नहीं। पर तुम यह समझ नहीं सकती क्योंकि तुम सिर्फ पैसा चाहती हो। नहीं, प्रभा ने तिलमिलाकर कहा, मैं सिर्फ पैसा नहीं चाहती, मेरे पास काफी है। पर खुली बस्तियों में रहने वाले आपके मजदूर जरूर चाहते होंगे। कभी सोचा है इस सुंदर वर्षा का उनके लिए क्या अर्थ होता है? यह संवाद अलग है, अर्थवान है, पर कथाकार इसके बाद जो सच उघाड़ता है वह है यह कि प्रभा क्यों बेकार बहस में पड़ गई। अब सुबोध नहीं आया तो उसके शो के बिना बिके टिकट कौन खरीदेगा? दूसरी ओर सुबोध का नरक दर्शन है, जहां इंसान नाली के कीड़े की तरह रहता है। और फिर बनारस लौटकर क्या होता है? स्त्री पर क्रूरता से अधिकार। स्त्री किसी भी वर्ग की हो, पुरुष दरअसल उसके लिए पशु ही है। यह एक भ्रांति ही है दरअसल कि मृदुला गर्ग का रचना संसार संभ्रांत वर्ग के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कई जगह कहने की कोशिश की है। मेरी दृष्टि में यह गलत है। उनकी कुछ एक खूबसूरत कहानियां पूरी संलग्नता के साथ निचले तबके की विवशताओं, सपनों और महत्वाकांक्षाओं को सामने रखती हैं। यह दीगर बात है कि वहां भी सायास्ता और भावुकता आसानी से नजर नहीं आती। दो एक फूल की शातम्मा का दर्द डॉक्टर मालती शर्मा ने जिस तरह से समझा है वह कहानी को अनेकार्थी बनाता है। डॉक्टर मालती शर्मा की आत्मालोचना इसे और संजीदगी प्रदान करती है। जहां यह रचना शांतम्मा को एक मजबूर स्त्री के रूप में सामने रखती है, वहीं उसका विद्रोह का घरेलू नौकर भीतर ही भीतर सुलग उठता है। वह जिन स्थितियों में जीने को विवश है, उन्हें शांतम्मा की तरह स्वीकार कर लेने की बजाय विद्रोह का रास्ता पकड़ लेता है। कहानी में उसका मनोजगत पूरी आत्मीयता के साथ खुलता है। इस मनोजगत के अनुरूप ही उसका विद्रोह अपने चरम पर इस तरह पहुंचता है। उसने गैस पर चढ़ी पसीना उतारकर धम्म से नीचे पटकी, इधर उधर पड़े बर्तनों को खनकाकर एक तरफ धकेला और रसोई का दरवाजा धड़ाक से मारकर आंगन में जा पहुंचा। कपड़े उतारकर आंगन के नल की चुटीली धार के नीचे बैठ गया और अपनी मोटी भोंडी आवाज में जोर जोर से गाने लगा। इतनी जोर से कि बेडरूम में पड़ी मेम साहब के कानों तक
उसकी आवाज साफ साफ जा पहुंचे। यह दरअसल उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने मन से कुछ भी कर सकने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मालिकों के इशारे पर नाचना उसकी नियति बन चुका है। उसका पूरा यह विद्रोह इस नियति के विरुद्ध है। जिस वर्ग के इशारों पर नाचने के लिए यह घरेलू नौकर विवश है, उसे भी रचनाकार ने कतई बख्शा नहीं है। मृदुला गर्ग की कहानियों के आकार कई तरह के हैं, लेकिन अधिकांश आकार में मंझोले और कुछ बहुत छोटे आकार की कहानियां भी हैं। कुछ कहानियां निश्चित रूप से लंबी भी हैं। कहानी में अनावश्यक विस्तार या झोल उनके यहां बहुत कम नजर आता है। यह मैं हूं सरीखी कहानी की सरल के भीतर की तलखी और झुंझलाहट में एक स्त्री का साइके यहां बारीकी से खुलता है। फोटोग्राफर द्वारा रीटच कर सुधार दिए गए अपने चित्र को देख जहां यह कथानायिका संतुष्ट हो जाती है, वहीं चित्रकार मणिपाल द्वारा बनाए गए अपने चित्र से जब उसे बारीकी से अंकित एक एक सच नजर आता है तो वह अवाक रह जाती है। यथार्थ का यह सामना मृदुला जी अपनी कहानियों में बार बार कराती हैं। कहीं वह व्यक्ति का होता है तो कहीं समाज का। बाहरी आडंबर को चीरती हुई कहानी जैसे स्वतः अपने यथार्थ को पा जाती है। प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति विशेष, विशेषतः स्त्री, वही और वैसा ही होता है जैसा वह ऊपर से नजर आता है? कथाकार कहता है नहीं, चरित्र को पढ़ने के लिए उसकी थाह पाना जरूरी है। कैसे पाती है मृदुला गर्ग इस थाह को? इस थाह को पाने की एक प्रक्रिया है। चित्र देख सरल अवाक है, यह मैं हूं। उसने प्रीति पर नजर डाली। उसके चेहरे पर क्या है? सहानुभूति? यह मैं हूं या त्रासदी की प्रतिमूर्ति? यह चित्र क्या है? टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से बना एक जाल और उसके भीतर से झांकती दो आंखें? तमाम माहौल को डसती बड़ी बड़ी दो आंखें, आंसुओं से भीगी, यंत्रणाओं से बोझिल, संत्रास से विस्फारित, फिर भी उदासीन। काल के हाथों पिटी हारी एक दुखी बुढ़िया की तस्वीर। इतने दुख झेले हैं मैंने, झेले तो हैं ही। मेरा पति शराबी है, बेकार है, कोई सहारा नहीं, अभाव ही अभाव है। आज मेरा काम है तो जिंदगी चल रही है, पर कल, कल के बाद फिर कल, आने वाले समय की घात संभाल पाऊंगी? मैं कितनी बेसहारा, आरक्षित, दुखी हूं, त्रासदी की प्रतिमूर्ति। ऐसा न होता तो लिली ऑफ द वैली सरी की कहानी लिख पाना कठिन था। इस कहानी की निशी का अतीत उसके वर्तमान में उससे करीब करीब छूट ही चुका है, क्योंकि यहां उसे अपने पति राकेश के अनुरूप ढलना है। स्त्री के इस समर्पिता रूप के प्रति कथाकार में कोई भावुकता भरी सहानुभूति नहीं है। यह अच्छी बात है। बावजूद इसके कहना जरूरी है कि स्त्री जीवन की विडंबनाओं का वह बड़ी सूक्ष्मता से अंकन करती हैं। कैसी थी यह निशी? निशी की बात और थी। वह कैक्टस पर खिले उस पुष्प के समान थी जिसे घर घर फूलदान में नहीं सजाया जा सकता। इतने कम में, इतने प्रभावशाली ढंग से किसी चरित्र की विशेषता अंकित करना इसी कथाकार की कला में नजर आता है।
वह उन कहानीकारों में से एक रही हैं जिन्हें कथानक में आंतरिक तर्क को बनाए रखना अच्छा लगता था। क्रमशः उन्हें लगा कि पात्रों की जीवन दृष्टि की तार्किकता का भी अपना महत्व है। वह स्पष्टतः कहती हैं, उसके बाद मैंने जितने उपन्यास या कहानियां लिखी, उनमें शायद ही किसी का अंत तर्क ने तय किया हो, चाहे वह पात्रों के चरित्र का हो या कथा यात्रा का। बस पात्रों के जीवन में जो विसंगतियां घटी, उन्हें खींच खींच कर अंत को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। धीरे धीरे सब कुछ और विडंबनापूर्ण होता गया, यहां तक कि लोगों को विसंगति ही संगति नजर आने लगी। विडंबनापूर्ण तर्क। अब तो आलम यह है कि पात्रों को विडंबना की असंगत मार से बचाए रखने का मेरा लालच पूरी तरह खत्म हो गया है। ये अपने आप को करेक्ट करते चलने की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत कम रचनाकारों में मिलती है, और ये पहचानना कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ये और भी कम। डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला जी की एक बड़ी मशहूर कहानी है। ऐसी कहानी संभवतः इसी प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कविता, कहानी, यात्रावृत्त और लगाव भरे कोलाज में जिंदगी और मौत के दर्शन से खेलती ये कहानी अपेक्षाकृत एक लंबी रचना है। स्त्री और पुरुष के बीच बेहद करीबी होते हुए भी मौजूद रहने वाली दूरी ही नहीं, औपचारिकता और अनौपचारिकता का जाला भी साफ करती है। गहन अनुभूतियों को स्वर देती यह कहानी एक लंबी कविता की तरह भी पढ़ी जा सकती है। जिना अधबीच में आकर कहानी का केंद्रीय चरित्र बन जाती है। उसके जीते जी नहीं, मरने के बाद भी पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो आदमी जिंदगी से बहुत प्यार करता है, उसके लिए मरना बहुत आसान हो जाता है। अर्ध कथा तक कहानी की नायिका नजर आती सुधाकर की पत्नी और जिना एक दूसरे को देवदूत स्वीकार करते हैं, और इसकी वजह है कि गहरे में कहीं यह विश्वास भी मौजूद है कि उन्हें खुद को समझने वाला व्यक्ति मिल गया है। इस पत्र की एक एक पंक्ति जिना इसी विश्वास से सुधाकर की पत्नी को संबोधित करती है। भीतर से टूट चुकी सुधाकर की पत्नी को यह पत्र बताता है कि खूबसूरत जिंदगी होती है, पर मौत उसका हिस्सा जरूर बन सकती है। कुल मिलाकर आत्महत्या करने से पहले जिना का लिखा यह पत्र एक तरह से जिंदगी से प्यार करने का जरूरी सबक बन जाता है। अपने समय का अद्भुत कथा प्रयोग डैफोडिल जल रहे हैं। यहाँ स्त्री ऊपर से भावनात्मक आवेगों में भले ही नजर आती हो, लेकिन भीतर से वह बौद्धिक मजबूती और तर्कशील गहराई लिए हुए है। चरित्रों के भीतर उतरने के लिए जिस मनोवैज्ञानिक समझ का होना जरूरी है, वह मृदुला गर्ग के कहानीकार के पास बहुतायत में मौजूद है। लेकिन यहां आकर जैसे उसका संपूर्ण विकास नजर आता है। बेख्याली की हदों को छूता हुआ खिलंदड़ापन हो, या जिंदगी को समझने की गहरी संजीदगी। ग्लेशियर से जैसी कहानी को मिसेस दत्ता और पठान न भुलाए जाने वाले चरित्र बन जाते हैं। श्यामला की बातों को याद करने वाली उषा भटनागर मिसेस दत्ता बनकर भी उसे भुला नहीं पाती, और इसका तर्क है श्यामला की बातें। हर लड़की के लिए जरूरी नहीं कि वह कीमती पर्दों के नीम अंधेरे में सोफों और कालीन के रंग मिलाती हुई जिए। पत्थर और लकड़ी के चंद टुकड़ों पर बिछे रंगीन कपड़ा को घर कहकर पुकारे, और हर बरस घर के सामान में लोगों को दिखलाने लायक इजाफा करती हुई एक दिन खुद भी बेशकीमती सामान का दर्जा हासिल कर ले। अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं के साथ स्त्री दरअसल एक व्यक्ति है, स्वयं में संपूर्ण। मिसेस दत्ता के भीतर की उथल पुथल को यह रचना
पूरी शिद्दत के साथ पकड़ती और खोलती चलती है। स्त्री की बाहरी यात्रा के साथ यह उसका भीतर से परत दर परत खुलते चला जाना है। प्रकृति भी इसमें एक अहम रोल अदा करती है। मृदुला जी की एक कहानी है हरी बिंदी। इसकी नायिका अपनी प्रतिछाया से कहती है, तुक की क्या तुक है। यह एक संवाद लगता है। रचनाकार के भीतर लंबे समय तक यह संवाद गहरे में बना रहा है। इसी के असर ने फिर बाद में उनसे तुक जैसी कहानी भी लिखवाई। पति पत्नी के बीच के रिश्ते पर हिंदी में शायद ही ऐसी कोई दूसरी कहानी हो जो इतनी पारदर्शिता के साथ अपनी बात कह पाती हो, जहां यथार्थ की संवेदना और संवेदना का यथार्थ एक साथ चहलकदमी करते नजर आते हैं। यहाँ पत्नी की पति के प्रति मनस्थिति तो खुलती ही है, पति का होना जैसे स्थिति भी अपने पूरे अर्थों के साथ सामने आती है। इस स्थिति में स्वयं पत्नी एक वस्तु से अधिक कुछ भी नहीं, वह एक उपादान भर है जिसे पति अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करता है। वह चाहता है कि उसकी इच्छाओं के मुताबिक ही वह जिए। न चाहते हुए भी वह ब्रिज सीख ले, लेकिन ताश के पत्ते हाथ में आते ही जड़ प्राय हो जाने वाली पत्नी भला ऐसा कैसे कर सकती है। पत्नी के रोने पर पति यहाँ फिर एक संवाद बोलता है, अब रो किस लिए रही हो, कोई तुक भी तो हो। हरी बिंदी के संवाद और इस संवाद को एक साथ रखकर अध्ययन करने से मृदुला गर्ग की अनेक रचनाओं के निहितार्थ और गहराई से खुलने लगेंगे। यह कहानी बहुत चुपके से अपनी बात कह जाती है। यदि पत्नी पति की नजर में एक बराबरी का व्यक्ति न हो तो यह संभव ही नहीं कि वह पति के साथ सहज होकर तटस्थ भाव से जी भी सके। क्या ऐसा हो सकेगा कभी कि पुरुष स्त्री को पूरे सम्मान के साथ अपनी जीवन संगिनी बनाए, उसकी भावनाओं के आदर के साथ। इसी क्रम में जब आप वो दूसरी जैसी रचना तक पहुंचेंगे तो एहसास होगा कि स्त्री कैसा कैसा वक्त देख और झेल चुकी है। कहानी में विचार के महत्व को यह रचनाकार बखूबी जानते हैं। प्रायः उनकी कहानियों में विचार ही एक प्रमुख चालक तत्व के रूप में काम करता है। प्रतिध्वनि जैसी रचना में यह विचार ही है जो कविता और कहानी के भेद को खत्म करता यह सवाल उठाता है कि व्यक्ति कैसे समूह के अवयव में तब्दील हुआ जा रहा है। यहाँ होने के एहसास को छोड़कर होने में ही अनुकूलित जीवन की मुक्ति है। विवेकहीन लोगों के हुजूम पर इससे अधिक सार्थक टिप्पणी और क्या होगी। वे न जाने कि उन जंजीरों को कसने में उसका हाथ है, वह उन्हें भीड़ का अंग बनाता है। तो क्या हुआ, वे और ही क्या जानते हैं, वह सिर्फ महसूस करते हैं। अपना होना अलग से नहीं, सम्मोहित अंश के रूप में विविध रूपों और स्थितियों के माध्यम से आज के व्यक्ति की वस्तुस्थिति को उजागर करती यह कहानी बताती है कि उसे यह समझाया जाता है कि व्यक्ति नहीं, समूह का अंग बनने में ही मजा है। धर्म हो या राजनीति, समाज हो या व्यवस्था, सब यही चाहते हैं कि व्यक्ति प्रतिध्वनि होकर जिए, विवेकशील होकर नहीं, क्योंकि खतरा तो वहीं से शुरू होता है। जहां से असहमति का विवेक जागता है, खतरे की शुरुआत वहां से है। सच पूछें तो यही मृदुला गर्ग के कथाकार का एक आधार विचार है। वह व्यक्ति को उसके विचार के साथ जीते हुए देखना चाहती हैं। आप इस रचना के विधान में नाटक के दर्शन भी कर सकते हैं। बड़ी अद्भुत रचना है, एकदम आप पढ़ेंगे
तो एक प्रवाह के साथ पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ गान है, समूह गान है और हरकतें हैं, लय है, ताल है, सुर है। सोच के दायरों से बाहर आकर भी दायरों में इंसान का बंद रहना है। समूह का अवयव होना क्या है, यह पता चलता है इस रचना से। सम्मोहित समूह का अंश बनना कैसे किसी की निजता का क्षरण करता है, यह बात यह रचना बड़ी बारीकी से सिखाती है। शब्दों के अर्थों का विलय कैसा होता है, प्रश्नांकन सवाल पूछना कैसे तिरोहित होता है, किसी की प्रतिध्वनि बनकर जीने का अर्थ क्या है, यह भाषा, ध्वनि और आंगिक क्रियाओं से जाहिर होता है। यह अपने आप में एक बड़ा अनूठा प्रयोग है। मृदुला गर्ग की अधिकांश कहानियां अपने विजुअल टेक्स्ट से बाहर निकलकर पाठक के साथ चलने लगती हैं। खाली की निचली मंजिल वाली को ही लीजिए। दरअसल यह खाली है जो यह महसूस करती है कि घर के सदस्यों के अलावा भी कोई संभव है जो उसका खालीपन दूर कर दे। लेकिन ऊपर की मंजिल वाली नई किराएदार को देखकर उसका सारा उत्साह रफू चक्कर हो जाता है। कथांत तो उसकी भीतरी टूटन को और खुलकर सामने रख देता है। स्थितियों के माध्यम से पात्रों की मनस्थितियों को तो रचनाकार ने बखूबी प्रस्तुत किया ही है, व्यंग्य की एक अंडरटोन भी कहानी में बराबर बनी रहती है। स्त्री के अनेक रूप इन कहानियों में मौजूद हैं। वह पराश्रित भी है, आत्मनिर्भर भी। वह अपने निर्णय स्वयं लेती भी नजर आती है और बेहद परवश भी। एक चीख का इंतजार की गर्भवती परवश है। वह मां बनने की प्रक्रिया में भी स्वतंत्र नहीं है। स्थितियों भर का चित्रण होने के बावजूद यह कहानी इस बात का एहसास तो करा ही देती है। इस कहानी की जो नरेटर है वो मुख्य चरित्र की तकलीफ को जिस तरह से समझती है वो काबिले गौर है। मन हुआ उसे झकझोर कर कहूं, चीख, भगवान के लिए चीख। इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है। एक इंसान को दारुण व्यथा से पीड़ित दूसरे इंसान के पास अकेले बंद कर दिया जाए और चारों ओर सिसकती उफनती खामोशी फैला दी जाए। सावन प्रताप सिंह उर्फ सैम मृदुला गर्ग का ऐसा चरित्र है जो आज के समय का प्रतीक चरित्र कहा जा सकता है। सब कुछ पा लेने की चाह में अमेरिका में अपनी जगह बना चुका यह व्यक्ति जब एक दुस्वप्न की गिरफ्त में आ जाता है तो उसे भारत में मौजूद अपनी जड़ों की याद हो आती है। लेकिन अपनी मिट्टी पर बसने के लिए आए इस व्यक्ति के अनुभव उसे सच का दूसरा ही सिरा थमा देते हैं। अकेलेपन के खौफ से रूबरू कराती यह रचना बन रही नई स्थितियों पर नए सिरे से विचार के अवसर जुटाती है। यहाँ याद रह जाता है पिता से एक संवाद, मुझे अपनी जड़ों से मत काटिए, हिंदुस्तान लौट पाने के तमाम दरवाजे बंद मत कीजिए। यह मकान होगा तो मुझे लगेगा हाँ मेरे देश में मेरा नाम सुरक्षित है। अपनी तरफ खींचेगा यह हर पल मुझे, वरना समझ लीजिए एक तरह से मैं मर गया। यह अपनी जड़ों से जोड़ने की ललक है जो एक समय तक एक बहुत बड़ा यथार्थ रही है। मृदुला गर्ग स्वातंत्र्योत्तर भारत के भीतर हो रहे घटनाओं, परिघटनाओं, परिवर्तनों और परिवर्तनशील प्रक्रियाओं को बड़ी बारीकी से पकड़ती हैं। वो उन ऐतिहासिक घटनाओं को भी अपनी कहानियों में दर्ज करती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। विभाजन से इंदिरा गांधी की हत्या तक कैसे अचानक घटी घटनाएं
मनुष्य के मन को प्रभावित करती हैं, कैसे उसके भीतर सोया राक्षस या इंसान जाग उठता है, इस पर कथाकार ने खासी गंभीरता से विचार किया है। इस दृष्टि से अगली सुबह और 31 दिसंबर की रात 1984 जैसी कहानियां महत्वपूर्ण हैं। यहां हवा के साथ बहने की कोई मजबूरी नहीं। व्यक्ति खुद सोचता है और मन माफिक आचरण करता है, भले ही फिर वह अजूबा क्यों न लगे। माहौल जैसे सजीव हो उठता है। बात खुली है कि डर तो हमारे भीतर मौजूद है। जरूरत है इस डर से मुक्त होने की। चरित्र के अध्ययन की दृष्टि से नकार जैसी कहानी मृदुला जी की एक उल्लेखनीय कहानी है। बौद्धिक आवरण के नीचे छिपी बेशर्मी यहां खूब बेपर्द होती है। ऐसे चरित्र के बरक्स नहीं का नायक, वह मेहनतकश किशोर खेमू कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, जो रेल में ठंडे की बोतलें बेचकर अपना जीवन यापन करता है। वह यह अच्छी तरह से जानता है कि इंसान की गैरत क्या होती है। कहानी के अन्य विवरण और संवाद तो प्रमुख कथा को सामने रखने के उपादान भर हैं, लेकिन दो संवाद तो जैसे दो वर्गों के प्रतिनिधि ही बन बैठे हैं। ऊपर वाली सीट की औरत का संवाद है, पता नहीं रेलवे वाले इन यतीमों को गाड़ी के अंदर क्यों आने देते हैं। ले ये 6 रुपए और फूट यहां से। खेमू का संवाद उसकी आत्मगरिमा और दृढ़ता को सामने रखता हुआ कहता है, मुझे रुपया नहीं, अपनी बोतल चाहिए। बोतल लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा, रखो अपने रुपए। दरअसल उसे मलाल इस बात का है कि उसकी बोतल किसी ने चुरा ली है। नौजवानों की उसके साथ की गई मस्खरी बताती है कि कैसे कुछ लोग यह मान बैठते हैं कि उनके अलावा किसी के अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है। अनाड़ी की सुवर्णा में दो वर्गों की सोच अलग ही तरह से खुलती है। सोफे पर बैठकर बिस्कुट खाते हुए उसका गाना और इस हालत में उसे देख लेने पर बाई का ऐतराज इसका आधार बनता है। इन सहज कथाओं के लिए किसी तरह की व्याख्या की कोई दरकार नहीं। मृदुला गर्ग का कथाकार यहां कोई अतिरिक्त टीप नहीं देता। कहानी यहां पढ़ लेने के बाद पाठक के भीतर नए सिरे से फिर से शुरू हो जाती है। एक वर्ग के लिए दूसरे का जीवन कैसे सपने की चीज हो जाता है। अनाड़ी सरी की कहानी की स्मृति साथ में हो और वह मैं ही थी आप पढ़ने लगें तो कई चीजें खुद ब खुद साफ होती चली जाएंगी। रचनाकार जैसे बगैर किसी शोर शराबे के ये सच हमारे सामने रख देता है कि आर्थिक स्रोत से बगैर जुड़े स्त्री स्वातंत्र सिर्फ बहसों में जीवित रह सकता है, जीवन में नहीं। इस कहानी में एक विचार इस तरह आता है, भारत जैसे भीषण असमानताओं वाले देश में वर्ग और स्थान की भूमिका एक जैसी है। सिर्फ औरत एक ऐसी चीज है जिसे कहीं से उखाड़कर कहीं भी फेंका जा सकता है, इस धारणा के साथ कि वह जड़ें जमा ही लेगी। कथाकार की विशेषता यह है कि वह इस विचार विशेष को अधूरा नहीं छोड़ देते, बाकायदा स्त्री समाज को झकझोरती रहती हैं, उसके स्व को जगाने की कोशिश में कहती हैं, पर कसूर किसका है? खुद औरत का ना। परजीवी की तरह इंतजार क्यों करती रहती है कि सुदृढ़ जड़ों वाला कोई वृक्ष मिले तो उसके कंधों पर चढ़कर जीना शुरू कर दे? जड़ विहीन क्यों बनाए रखती है खुद को? विचार में ही नहीं, कथा में भी यह स्त्री के दुख का एहसास दूसरों में जगाती हुई एक बड़ी रचना है। उमा का यह एहसास कि वह उसका अजन्मा बच्चा ही था जो अब उसकी कोख से जन्म लेने वाला था, कहानी को एक बड़ी कहानी बनाता है। खत्म होकर फिर शुरू होने वाली इस कहानी में पैदा हुई बच्ची और कथांत देर तक हॉन्ट करता रहता है। पॉजिटिव चरित्रों के सम्मुख कैसे विचार
आत्मालोचना की शक्ल अख्तियार कर लेता है, यह देखना हो तो विलोम मृदुला जी की एक यादगार रचना है। 16 बरस बाद मुंबई पहुंची कथानायिका की स्मृतियां हरी उठती हैं। स्वयं को अभिमन्यु के विलोम सी महसूसने वाली यह नायिका अंत तक आते आते जैसे उसी विलोमत्व से बाहर निकल आना चाहती है। पारदर्शी संबंधों को जुबान देने में मृदुला जी की कहानियों का कोई जवाब नहीं। छत पर दस्तक को पढ़ने वाले के मन में रॉबर्ट पेन और नलिनी अपनी जगह बना लेते हैं। बदलते हालात में अकेलेपन पर यह एक बेहतरीन कहानी है। अच्छी बात यह है कि यह भाव सिर्फ इन दो चरित्रों के भीतर नहीं है। इस कहानी का एक छोर भारतीय व अमेरिकी मानसिकता की परतें भी उभारता है। डॉलर का मूल्य समझने के आगे जिसकी जहनियत जा नहीं पाती, जो पूरे एक देश यानी कि अमेरिका को अपना बाप मानकर जीना शुरू कर देता है, वह भी भीतर से कितना असुरक्षित महसूस करता है खुद को। सुधीर ऐसे ही लोगों का एक प्रतिनिधि चरित्र है। मृदुला गर्ग का कथाकार सिर्फ बाहरी स्थितियों और चरित्रों तक अटक कर नहीं रह जाता, वह आवरण के भीतर झांक कर देखने में भी माहिर है। इसी प्रक्रिया में वह कभी स्त्री अस्मिता की पहचान करना चाहता है तो कहीं उसका एहसास कराना। विचार यहां कथा का हिस्सा भर बनकर आते हैं। बीच का मौसम उनकी एक ऐसी ही कहानी है। स्त्री यहां अपनी शर्तों पर जीने की बात न सिर्फ सोचती नजर आती है, बल्कि ऐसा जीवन देखते हुए जीती भी है। मृदुला जी की कहानियों में संवाद बड़े अर्थवान बने रहते हैं। वे सामान्य बतकही नहीं कहे जा सकते। बीच का मौसम जैसी कहानी का ये कथांश और संवाद जरा देखिए। क्षिप्रा ने बियर का दूसरा गिलास खाली करके औंधा रखते हुए कहा, हम सब अकेले हैं इस गिलास की तरह। यह अकेला नहीं, खाली है, राजश्री ने कहा। वह कर्नाटक की होते हुए भी औरों से बढ़िया हिंदी बोलती थी। हम खाली भी हैं, अकेले भी, क्षिप्रा ने कहा और दूसरी बोतल खोलने लगी। मैं खाली नहीं हूं भाई, आज इतवार था तो आ गई, वरना काम से फुर्सत कहां है, मेरे मुंह से निकला। फौरन मुझे अपने कहे पर खेद हुआ, पर तब तक राजश्री जवाबी वार कर चुकी थी। हाँ, पूरे देश का भार इसके कंधों पर है ना। यह न हो तो गांव के औरतों बच्चों को का सफाया हो जाए। हम तो परजीवी हैं, दुकान चलाते हैं, अमीरों को माल बेचते हैं। जो साले सब गरीबों के खून पसीने के बल पर। बंद कर अपना भाषण, पम्मी ने टोका, खबरें सुनने दे। मानसिक तनाव का तापमान भीतरी संघर्ष के साथ खोलना मृदुला गर्ग बखूबी जानती हैं। अब 60 साल की औरत जैसी रचना को आप जरा याद कीजिए। इसके डॉक्टर चंद्र और सुरभि हो या फिर नेति नेति का श्यामल मास्टर, छलावा का धूल का बगुला हो या उसके आकर्षण में दौड़ते भागते देश के तमाम प्रमुख, मृदुला जी हर बार एक नई कहन लेकर आती हैं और कथ्य पाठक के जहन में उसके जरिए खुब जाता है। कली में सत जैसी कहानी इस दृष्टि से उनकी एक बड़ी उल्लेखनीय कहानी है। यहाँ दशरथ परिवार और उर्मिला देवी के माध्यम से समकालीन यथार्थ की अनेक परतें उघाड़ी गई हैं। राम कथा का यह आधुनिक जीवन पाठ है। इसके केंद्र में मल्टीनेशनल्स के हित और उनकी अनेक चालें हैं। पर्यावरण के नाम पर चल रहे खेल की बड़ी राजनीति है। अपने समय के कई बड़े प्रश्नों से जूझता कथाकार
यहाँ विविध रूपों में नजर आता है। खराब होता जा रहा पर्यावरण उसके लिए कोई फौरी फिक्र का विषय नहीं है। इस दृष्टि से 21वीं सदी का पेड़ इस बात को बड़ी गहरी संलग्नता से प्रस्तुत करता है। यहाँ सोच के मामले में इंसान को पछाड़ पेड़ पौधे और पक्षी कहीं आगे निकल आए। एक सर्द देश से आए पंछी की बात तभी तो पेड़ को याद आती है। इंसान क्या खाक चुनेगा, यही कि कैंसर से मरे या एड्स से? इंसानगी से रूंधे पेड़ भी क्या चुनेंगे, यही कि कचरे से मरें या शोर से? कथांत में नारे सुनकर पेड़ को आई हंसी की व्यंजना काबिल गौर है। हिंदी में पर्यावरण कहानीकार की चिंता का विषय हो सकता है। यह इतनी गहराई से सिर्फ मृदुला गर्ग के यहाँ नजर आता है। और कैसे यही पर्यावरण राजनीति का हिस्सा भी बन जाता है और इंसानी समाज के पर्यावरण को प्रभावित करने लगता है, यह देखना हो तो मेरे देश की मिट्टी आहा एक गौरतलब कहानी है। लल्ली से लैला बनी लड़की ही नहीं, खेड़ी गांव का हाल भी इसे पुरजोर अंदाज में पेश करता है। किंतु क्या यह महज पर्यावरण और राजनीति के संबंधों की कलई खोलती है? ये कहानी यह भी बताती है कि लोक में पैठ बना लेने वाला चरित्र खुद ब खुद कैसे राजनीति के लिए इस्तेमाल की एक वस्तु में तब्दील हो जाता है। कहना जरूरी है कि साफ सधी भाषा में कथ्य की खोज करने वाली मृदुला गर्ग अपनी पीढ़ी की ही नहीं, हिंदी की सर्वाधिक सक्रिय रचनाकारों में से एक हैं। उनकी रचनाओं में एक क्रमिक विकास इस दृष्टि से नजर आता है कि कथ्य के स्तर पर जो खोज व्यक्ति की जिंदगी से प्रारंभ होती है, वह फिर निरंतर बिगड़ते जा रहे पर्यावरण और विश्व को संचालित करने वाली शक्तियों तक जा पहुंचती है। अच्छी बात यह है कि उनकी रचनाओं में लाउडनेस कहीं नजर नहीं आती। अनुभव, स्मृति, कल्पना, वांछा और संवेदनशीलता के कोलाज में स्वभावगत तर्क लिए उनका कथाकार लोकप्रियता के नुस्खों में कहीं नहीं फंसता। रचना के प्रति परंपरागत मोह से हटकर वह पाठक के स्वतंत्र पाठ का आदर करता है। उनकी यह सामर्थ्य उल्लेखनीय है कि वे भीतर बाहर के लैंडस्केप कहानियों में इस तरह उतार कर रख देती हैं कि मनुष्य स्वयं को प्रकृति के बीच खुलता महसूस करने लगता है। व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति के बीच की आवाजाही मृदुला गर्ग की कहानियों में बराबर बनी रहती है। स्त्री के भीतर भी वह एक ऐसी ऊर्जा भरती नजर आती है कि वह खुद को वस्तु मानने से इनकार करने लगे। उनकी रचनाओं में भारतीय मानस खुलता हुआ नजर आता है, जिसमें कहीं अपनी जड़ों से जुड़ने की ललक है तो कहीं मुखौटे उतारने की विवशता। 1970 से अब तक की मृदुला गर्ग की कहानियों को पढ़ना एक बेहद सुखद अनुभव है। कहीं फंतासी के ऐसे प्रयोग करती हैं कि यथार्थ मुखर हो उठे और कहीं उनकी चिंताओं का ऐसा अद्भुत विस्तार नजर आता है कि हम अश अश कर उठें। उनके लेखन से हिंदी कहानी समृद्ध हुई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका निरंतर, निडर और स्तरीय लेखन। मैं हिंदी कहानी के अध्येताओं, उसके पाठकों और उसके इतिहासकारों से गुजारिश करूंगा कि मृदुला जी की कहानियों को पढ़ते हुए हमें ये सोचना होगा कि एक कथा में विचार और एक विचार में कथा को पिरोना किसे कहते हैं, उसे मृदुला गर्ग के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। आज उम्र के 8वें दशक पूरे करते हुए भी मृदुला जी जिस तरह सक्रिय हैं, वो हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और मैं जानता हूं कि अभी हमें
उनसे बहुत कुछ मिलना बाकी है। आपका बहुत बहुत आभार। जी, शुक्रिया महेश जी, इस बेहद सुचिंतित और व्यवस्थित वक्तव्य के लिए। निश्चय ही तमाम मित्रगण मेरी इस बात से सहमत होंगे कि किस तरह महेश जी ने एक एक कर अलग अलग समय में मृदुला जी द्वारा लिखित कहानियों को लेकर अपनी बात रखी। उन कहानियों की विशेषताएं हो, विषय वस्तु हो, भाषा हो और स्वयं लेखक की जो अपनी विचार दृष्टि है उन कहानियों के रचाव के पीछे, वह सब हो। आज के इस वक्तव्य में निश्चय ही हम लोग मृदुला गर्ग की कहानियों को कुछ और बेहतर रूप में समझने के लिए कई ऐसे तत्व, कई ऐसी आधार भूमियों को पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः महेश जी। और मैं इस अवसर पर कुछ एक मित्रों की प्रतिक्रियाएं लेता चलूं। अजय शॉ जी लिख रहे हैं कि कथा में विचार और विचार में कथा, प्रेरक विश्लेषण। अवधेश श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया, मृदुला जी की कहानियों पर एक सुंदर वक्तव्य। इसी तरह रेखा निगम आज की इस विवेचना को काफी सार्थक मान रही हैं। प्रियंका श्रीवास्तव इसे सार गर्भित व्याख्यान कह रही हैं। अजय शॉ की कई प्रतिक्रियाएं हमें मिली। कल भी हम लोग अजय शॉ जी की प्रतिक्रियाओं को यहां पर रख रहे थे। अजय शॉ की एक और प्रतिक्रिया आपके इस वक्तव्य पर महेश जी कि बेहद जरूरी कहानियों के आईने में मृदुला गर्ग को देखने का यह अनोखा अवसर है। और इसी तरह कुछ एक प्रतिक्रियाएं और ले लूं। उदय भानु पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी यह बातचीत काफी सार्थक लग रही है। एक प्रश्न भी है महेश जी, अजय शॉ जी का ही, मैं इसे स्क्रीन पर रख रहा हूं, आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं। वे यह पूछ रहे हैं, आपने उस कहानी की चर्चा भी की थी कि बेमेल विवाह की एक और स्थिति है रुचि भेद। रुचि भेद होने के कारण कैसे दाम्पत्य प्रदूषित होता है, इसका प्रमाण है कहानी तुक। मैं यह समझना चाहता हूं कि यदि पति पत्नी की रुचि आपस में मेल न खाए तो कैसे दाम्पत्य को संतुलित रखा जा सकता है। कुछ कहना चाहेंगे महेश जी? हाँ, मुझे लगता यह है कि ये जो प्रश्न है, इसे इस रूप में लिया जाना चाहिए कि विवाह से पूर्व विवाह करने वाले दोनों पक्षों की रुचियां विवाह से पहले क्यों नहीं जानी जाती। उनकी इच्छाएं, उनकी वांछाएं, उनकी दिलचस्पियां, उनका व्यक्तित्व, उनका मिजाज, ये सब एक दूसरे के सामने पहले रखने की कोशिश क्यों नहीं की जा सकती, जहां तक भारतीय समाज का विचार है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी विवाह एक संस्था बची हुई है, इसलिए हम ये प्रश्न कर रहे हैं। यूरोप होता तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता था, तलाक ले लीजिए और दूसरी शादी कर लीजिए। जहां रोज तलाक होते हैं, शादी कोई स्थायी भाव नहीं है। लेकिन भारत जैसे समाज में अगर आज ये प्रश्न है तो इसका एक अर्थ है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विवाह से पहले लड़की को ढकेलने की मानसिकता से हम दूर हो। हम ये समझें कि वो भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी अपनी कुछ काम करने की कोशिशें हो सकती हैं। भविष्य में वो देश को, समाज को, परिवार को अपनी ओर से कुछ दे सकती है। ये तभी होगा जब हम उसे व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करें, हम उसे अनुकूलित होने के लिए न छोड़ दें। पहले मायके में, फिर ससुराल में, पहले माँ, पिता और भाई के लिए, फिर बाद में पति, देवर, जेठ और ससुर के लिए, सास के लिए, जेठानियों के लिए। क्यों?
इसलिए व्यक्ति को एक व्यक्ति समझना परिवार के बनने से पहले अगर हमारी समझ में आ जाएगा तो ये प्रश्न भी अपनी अर्थवत्ता खो देंगे और हम एक अच्छा समाज भी हम बना पाएंगे। जी, और हमारे साथ मृदुला गर्ग भी जुड़ी हुई हैं। वे मेरे लिए बड़ी कह रही खुशी की हैं बात। कि वे कह रही हैं बहुत सार गर्भित विश्लेषण महेश जी। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मृदुला जी का हमारे साथ होना इस आयोजन की एक उपलब्धि है। जी जी, निश्चय निश्चय ही। और वो जिस तरह से सरल मन सहज मन की हैं, वह उन्हें खास बनाता है। उनकी यह विशेषता ही उन्हें खास बनाती है कि वह जिस तरह से जितना संभव होता है तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी वे जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि वे परेशान हैं तो मैं आग्रह नहीं करता, लेकिन जब उस तरफ से ही एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखलाई पड़ता है तो निश्चय ही बहुत खुशी मिलती है, काफी अच्छा लगता है। वे लिख रही हैं, मैं अभिभूत दरअसल हूं। ये जी जी दरअसल जी अर्पण जी, अगर मृदुला जी के बारे में एक वाक्य कहा जाए तो वो ये जी है कि रचना, विचार और आचरण ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जी हमारे भारतीय समाज में व्यक्ति के कई चेहरे पाए जाते हैं, लेकिन रचना, विचार और आचरण में एक होना एक बड़ी बात बिल्कुल। और कई जगहों पर मैं इस कार्यक्रम के लिए भी और पहले भी कई बार जब उनको पढ़ता रहा, तमाम पुस्तकों की भूमिकाएं जहां जहां उन्होंने लिखी है, उन सब जगहों पर किस है। जी विचार के साथ वे उपस्थित हैं। कहीं वो मुक्तिबोध को कोट कर रही हैं, कहीं कार्ल मार्क्स को कोट कर रही हैं, कहीं फ्रायड को कोट कर रही हैं, और कोट नहीं कर रही हैं, उनकी द्वारा दिखाई गई रोशनी के आलोक में लेखकों का वर्ग किस तरह से रोशन होता रहा है, कहाँ वे चीजें आई हैं, कहाँ नहीं आई हैं, कहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीजें और जिस तरह से बदली हैं, वो सब चीजें एक एक कर कई जगहों पर मृदुला गर्ग उठाती रही हैं। हमारे साथ अजय श्वा जी की, रेखा निगम जी, सुधांशु गुप्त जी की, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली। तांत्रिक बाबा भी हमारे साथ उपस्थित रहे, जतिंदर शर्मा, प्रियंका श्रीवास्तव, प्रभा मिश्र, बलवंत कौर जी, पात्रो जी और तमाम लोग। मैं इस अवसर पर जब यह बात हुई है, एक और उनकी बेहद महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है शहर के नाम। तो आपने बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में इसकी चर्चा की महेश जी, कि किस तरह उनकी कहानियां कितनी पठनीय है। विवाद हुए और तमाम चीजें हुई भी अपनी जगह है, उसमें कई बार चीजों को ठीक से समझा गया, कई बार ठीक से नहीं समझा गया। वे कई बार पाठकों और लेखक के बीच के संबंध को लेकर भी विचार करती है। और जो भी हमने बात जिसकी की, ये किस तरह से शुरू में मार्क्स का जो अपना सिद्धांत है उसको लेकर, या बाद में जो फ्रायड का जो एक अवचेतन मन जो आया उसको लेकर, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अस्तित्ववाद की बातें हुई और कहानियां धीरे धीरे तर्क से आगे भी गई, कुछ और तरफ भी गई जहां पर कई दूसरे तरह की छूट भी कहानीकार लेते रहे, उन सब की चर्चा मृदुला गर्ग जी अपनी भूमिकाओं में करती हैं। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं उदय भानु पांडे जी, आप पूछें, स्वागत है। तब तक मैं इसी पुस्तक से, शहर के नाम पुस्तक से, जो पाठक और लेखक के बीच के संबंध किस तरह के हैं, बड़ा एक मार्मिक विश्लेषण मृदुला गर्ग जी ने किया है, तो मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। अपनी पुस्तक, अपनी कहानियों की पुस्तक शहर के नाम की भूमिका में मृदुला गर्ग लिखती हैं, मैं उसका एक अंश पढ़ता हूं। सृजन की प्रक्रिया में पाठक कहां और कितना आता है, यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है। मैं समझती हूं कि जहां कृति को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया का प्रश्न है, उसमें पाठक का दखल
असंभव है। मैं समझती हूं कि जहां कृति को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया का प्रश्न है, उसमें पाठक का दखल असंभव है। चौंकने की बात नहीं है, दखल असंभव है प्रक्रिया में, सर्जक के भावबोध में नहीं। मेरे भावबोध में पाठक अनिवार्य रूप से रहता ही है, क्योंकि पाठक भी उसी समष्टि का अंग है जिसका हिस्सा मैं हूं, जिसमें रहकर दोनों का व्यक्तित्व विकसित हो रहा है, दोनों की रागात्मकता और विचारशीलता परिपक्व होती है। मेरे हिसाब से यदि लेखक संवेदनशील है, और सच यह है कि लेखक और चाहे जो हो संवेदनशील होता ही है, तो यह असंभव है कि पाठक के अंतर्मन की पीड़ा उसके भावबोध का सहज अंग न हो। यह असंभव है कि पाठक के अंतर्मन की पीड़ा उसके भावबोध का सहज अंग न हो। पाठक से यहां किसी विशेष शिक्षा प्राप्त वर्ग से नहीं, किसी विशेष शिक्षा प्राप्त वर्ग से नहीं, समष्टि को समष्टि बनाने वाले अनेकानेक विषम व्यक्तियों से है। फिर भी जिस प्रकार भ्रूण के गर्भ में प्रवेश पाने के बाद वे शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया में मां के सिवाय अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, उसी तरह उपन्यास या कहानी के मेरे मानस गर्भ में उद्भव होने से लेकर कृति के जन्म तक उसमें किसी का, पाठक का भी हस्तक्षेप संभव नहीं है। हां, यह सहज संभव है कि जन्म लेते ही शिशु या कृति अनेक स्वजनों से आत्मीय संबंध स्थापित कर ले, और यह भी हो सकता है कि मेरी तुलना में अन्य लोग उसे बेहतर पहचाने और समझें। एक और छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं इसी का, क्योंकि इससे हम समझते हैं कि मृदुला गर्ग जी का मानस कितना स्पष्ट है। वे किसी बात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहती है, कोई उलझन नहीं रखती है। कई कहानियों में भी कहीं कोई उलझन नहीं है, बात स्पष्ट है, आप सहमत हो या ना हो। वे आगे लिखती हैं इसी भूमिका में, कृति के प्रवाह में अपनी मुखाकृति देख रहा पाठक उसमें अपने भावनात्मक स्पंदन की प्रतिध्वनि सुन सकता है, अपने वांछित सत्य की प्रतिमूर्ति देख सकता है, और यह विश्वास कर सकता है कि वह कृति को इसलिए संप्रेषित कर रहा है क्योंकि वह लिखी ही उस उद्देश्य से गई थी कि उसके द्वारा संप्रेषित हो। और तो और तब सर्जक भी यह दावा कर सकता है कि उसने पाठक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर रचना की, और इसलिए वह संप्रेषणीय है। ऐसी आत्मछलना मुझे प्रिय नहीं है। हर कृतिकार जानता है कि उपभोक्ता के उस पर हावी होते ही कृति की आंतरिक युक्ति खंडित हो जाती है और वह भव्य अनुकृति बनकर रह जाती है। और इसका एक और हिस्सा, क्योंकि यह एक ऐसा अंश है महेश जी कि मुझे लगा कि लेखक और पाठकों के बीच के अंतर संबंधों पर काफी बात हम करते हैं, जो जरूरी भी है। और आजकल जब कहीं ना कहीं पाठकों के खोने की बात करते हैं या पाठकों के उस तरह जुड़ाव की बात नहीं करते हैं, या कई बार लेखक स्वयं विज्ञापित होकर कहीं ना कहीं पाठकों को बुलाने की एक सफल अर्ध सफल कोशिश करता है, उस सब आलोक में हमारे समय का एक बड़ा लेखक इस संबंध को लेकर क्या सोचता है। तो एक छोटा सा हिस्सा और पढ़ के मैं इस चर्चा को ही विराम दूंगा, क्योंकि समय भी हो रहा जी। आगे वो लिखती हैं, यदि मूर्ति गढ़ते समय मूर्तिकार प्रतिमा की वांछित छवि के बजाय दर्शकों की रुचि को मन में रखकर मूर्ति बनाएगा, तो यह सत्य के उस विकृत और विज्ञापित रूप को ही प्रस्तुत कर पाएगा जो औसत आदमी के अनुसार औसत आदमी सोचता है कि होना चाहिए।
पर जिसे वह स्वयं नहीं जानता, केवल औसत के रूप में विज्ञापित होता देखता रहा है, यानी वह सृजनात्मक कृति न होकर मात्र यथार्थ की अनुकृति होगी, और वह भी उस यथार्थ की जिसे भावात्मक लगाव के साथ किसी ने महसूस नहीं किया। यह बात उपन्यास या कहानी के साथ भी है। मैंने देखा है कि अधिकतर वही रचनाकार पाठक के आतंक की बात करते हैं। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात मृदुला जी लिख रही है। मैंने देखा है, क्योंकि वे बहुत करीब से साहित्य की दुनिया को, साहित्यकारों को भी जान रही हैं, उनके भीतर की उनके जो अंतर्विरोध हैं उसको भी समझ रही है। वे लिखती हैं कि मैंने देखा है कि अधिकतर वही रचनाकार पाठक के आतंक की बात करते हैं जो अपना रचनात्मक कार्य पूरा कर चुके होते हैं और किन्हीं कारणों से आलोचना या दर्शन चिंतन के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे होते हैं, क्योंकि तब अपरिहार्य स्वभावगत क्रिया के रूप में सृजन से वे त्राण पा चुके हैं और कला के लिए या समाज के लिए जैसे सवाल उन्हें अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। वरना इन बातों का सर्जक से क्या वास्ता? सृजनशील कृति तो समाज से जुड़ी होती ही है, उससे जोड़ने का सायास प्रयत्न न करते हुए भी जुड़ी होती। कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि सृजनशील कृति तो समाज से जुड़ी होती ही है, उससे जोड़ने का सायास प्रयत्न न करते हुए भी जुड़ी होती है, और उसके माध्यम से सर्जक जुड़ा रहता है जीवन भर, इतनी अंतरंगता के साथ कि सृजन प्रक्रिया से पल भर को भी छुटकारा नहीं मिलता। लिखने की मेज पर आकर बैठना तो उसका एक छोटा सा अंश है। सृजन के क्षण जीवन के पर्याय हैं मेरे लिए, सृजन के क्षण जीवन के पर्याय हैं मेरे लिए। ये कितनी बड़ी बात लिख रही हैं मृदुला जी, एक लेखक लिख रहा है जी। ये बात मुझे कुछ लगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक थी, इसलिए हमने थोड़ा समय ले लिया। जी हाँ, आप कहें, कुछ कह रहे थे, प्लीज। नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और जो मृदुला जी ने लिखा है उसमें सृजनशीलता के महत्व को रेखांकित करते हुए लेखक के अधिकार की बात भी की है। लेकिन मैं जानता हूं कि मृदुला जी रचना के प्रकाशित होने के बाद लोकप्रियता के प्रचलित मापदंडों से अलग होकर पाठक के स्वतंत्र पाठ का कितना आदर करती हैं। ये उनके रचनाकार का एक दूसरा रूप है जिसे हमने देखा भी है, समझा भी है, और मुझे लगता है कि ये जरूरी भी। धन्यवाद जी। बिल्कुल, वो बस वहीं तक उस बात को रख रही हैं कि कैसे बस जब वह जो भ्रूण है मां के गर्भ में, वहीं तक, उसके बाद हो सकता है जब वह बच्चा बाहर आता है तो वह मां से अधिक दूसरे लोग उस बच्चे को जाने। इस बात को भी कहानीकार रख ही रहा है। वह यह सवाल उदय भानु पांडे जी का आ गया है। देखो, हो सकता है कहीं लिखने में कुछ त्रुटि रही हो, मैं इस सवाल को ले रहा हूं। डैफोडिल जल रहे हैं कहानी में नैरेटर स्त्री और अंत में मर जाने वाली स्त्री की मित्रता मुझे कुछ एबनॉर्मल लगी है। डायलॉग्स बॉर्डर ऑन द रोमांटिक। आपके विचार? मुझे लगता यह है कि डैफोडिल जल रहे हैं पर मैं जो कुछ अभी तक कह चुका हूं उस कहानी के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन ये प्रश्न हमें ये सोचने को बाध्य करता है कि हम चरित्रों को अपने सोचे हुए दुनिया के मुताबिक ही देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी सोच के दायरे के बाहर भी कोई दुनिया है और चरित्र उसमें अपना जीवन जीते और आचरण करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ रह सकता है, किसी के भी साथ जी सकता है, किसी के भी साथ मर सकता है, और वैचारिक रूप से किसी के भी साथ वो सहज अनुभव कर सकता है। जी जी। और एक और खास प्रतिक्रिया, संक्षिप्त मगर बेहद महत्वपूर्ण, मृदुला गर्ग जी कह रही हैं, लिख रही हैं, मैं आज अपनी कहानियों को ठीक से समझी। एक ऐसी प्रतिक्रिया, मैं क्या कहूं, मेरे लिए ये आश्चर्य की बात है, और मृदुला जी ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं तो ये अच्छी बात है।
जी जी निश्चय। तो बेहद सुखद नोट के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद महेश जी कि आप आए, आपने समय निकाला और इतनी सार्थक, इतनी मूल्यवान और इतनी व्यवस्थित बातचीत संभव हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और धन्यवाद। मित्रों, धन्यवाद। मृदुला गर्ग जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, अभिनंदन, शुभ रात्रि। नमस्कार।